बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें इत्तलात तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 4 अप्रैल और हफ्ते का दिन। सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है और हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी थी, जिस पे पाकिस्तान के हुक्मरानों को बहुत नाज था कि मिलिट्री डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब जा रही है, और हमारे फील्ड मार्शल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी की जा रही थी कि वो जहाँ जाते हैं कामयाब लौटते हैं, और उनकी ऐसी सफारतकारी इस वक्त कामयाबी से चल रही है। अमेरिका उनका गर्विदा है, सऊदी अरब उनका गर्विदा है, यूएई उनका गर्विदा है, चाइना उनका गर्विदा है, और अफगानिस्तान उनका गर्विदा है। माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन मामला ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ पता चला कि कोई भी हमारे साथ नहीं है, और जिनके साथ जो वादा किया गया था वो पाकिस्तान पूरे नहीं कर सकता, और इसीलिए अब वो मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो मुकम्मल तौर पर फौजी सफारतकारी जिसे कहते हैं वो नाकाम हो गई। और ये जो एक तसव्वुर था कि जनाब फ़र्द वाहिद ही सब कुछ है, और फ़र्द वाहिद ही पाकिस्तान को आगे लेकर चल रहा है, और फ़र्द वाहिद ही पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार कर सकता है, और फ़र्द वाहिद ही पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये सारी की सारा जो फ़लसफ़ा था, सारी की सारी पॉलिटिकल थ्योरी थी, वो सारी की सारी गर्क हो गई आबनाए हुर्मुज़ में, और ईरान के मैदानों में और ईरान के सहराओं में वो सारी की सारी गर्क हो गई है, और अब कोई पुरसाने हाल नहीं है। सूरत हाल ये है कि ईरान इसराइल अमेरिका जंग बहुत ही क्रूशल स्टेज में दाखिल हो चुकी है, और इसमें आपको साथ एक खबर शेयर करूंगा ज़रूर, क्योंकि इस वक्त ईरान का जो जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है, ईरान ने कहा है कि वो हमने फ़ाल कर दिया है, और उसकी कारकर्दगी भी देखने को मिल रही है। सिचुएशन ये है कि कुल जो CNN की रिपोर्ट है, और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कुल जो जहाज़ हैं वो 7 जहाज़ ईरान ने गिरा दिए हैं, और उसमें F-35, F-15 ईगल और E-3 और जासूस तैयारे भी शामिल हैं, जबकि कल 2 हेलीकॉप्टर भी जो रेस्क्यू के लिए थे उनको भी हिट किया, और वह मुश्किल जो है वो वापस जाने में कामयाब हुए, लेकिन हिट हुए और ज़ख्मी हालत में वो वापस पहुंचे हैं। तो अभी भी इस वक्त जो ईरान की सरजमीन पे पायलट की तलाश जारी है, एक पायलट नहीं मिला। ईरान ने 60,000 अमरीकी डॉलर जो हैं वो इनाम मुख्तस किया है कि जो भी अमरीकी पायलट को तलाश करेगा उसको 60,000 और $100 जो है वो मिलेंगे। ये सूरत हाल है, जबकि अमेरिका रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है, और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो काफ़ी क्रुशल होता जा रहा है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त एक ज़मीनी हमला, एक पैराशूटर्स उतारने की कोशिश की गई। मेरी बात हुई तेहरान, खासतौर पर तेहरान बात हुई, तो उनसे मैंने ज़रा हाल हवाल पूछा। एक तो एक मीडिया में खबरें चल रही हैं, और दूसरा बहुत सारी खबरें आ भी नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि सूरत हाल ये है कि ईरान और इस वक्त बीजिंग और मॉस्को, ये तीनों इस वक्त मिलकर खेल रहे हैं, और तीनों एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है कि अगर ईरान सरेंडर करता है या ईरान फाल होता है, तेहरान फाल होता है, और वहाँ पे रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, तो ऐसी सूरत में ये पूरे का पूरा खित्ता चाइना और रशिया की दस्तरस से निकल जाएगा, और यहाँ पे अमरीकी राज होगा। ये बुनियादी नुक्ता है। और पहले कहा गया था कि जौहरी हथियार हैं, तो जौहरी हथियार तो नहीं थे। अब उसमें तब्दीली की जा रही है, अमरीकी मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है, इसराइली मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है, और अब कहते हैं कि हमने यूरेनियम जो है वो हासिल करना है, यूरेनियम अफ़रोज़ करके। मैं आपको इस बारे में जो मुझे मालूमात मिली, उसमें यह है कि 440 किलोग्राम यूरेनियम है जो 60% एनरिच्ड है, और उसमें मज़ीद थोड़ा सा और कोशिश की जाए तो वो ईरान जो है वो जौहरी हथियार बनाने की पोजीशन में है। 1000 किलोग्राम 25% एनरिच्ड है, और 8,500 किलोग्राम 3.6% जो है वो एनरिच्ड है। ये मुकम्मल तौर पर उसके पास यूरेनियम, और ये इस्फहान के इलाके में है, और इस्फहान की ज़ेर ज़मीन सुरंगों में ये जौहरी साइट्स हैं, और इस वक्त जो इत्तलात हैं वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने ये साइट्स बंद की हुई हैं, और उनके जो मुंह के दाने हैं वो भी बंद हैं, और ये मुश्किल काम है, और सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन काम है। ये आलमी माहिरीन और आलमी मुबस्सिरीन भी ये कह रहे हैं, और तेहरान का भी यही बात कहनी है। और दूसरा ये कि सैटेलाइट के ज़रिए रशिया भी और चाइना भी मुकम्मल तौर पर जासूसी कर रहा है, निगरानी कर रहा है ईरान की भी फ़िज़ाई हदूद की, और दूसरा ये कि अमरीकी और इसराइली ट्रूप्स की भी वो मुकम्मल तौर पर इसकी कर रहा है। अब सूरत हाल ये है, सिचुएशन जो है
وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا جو معاملہ ہے، جو افغانستان پہ حملہ کیا گیا، پاکستان افغانستان کی جنگ اور اسرائیل امریکہ ایران جنگ، یہ آپس میں انٹر لنک ہیں، اور اس میں جو تہران اور بیجنگ خاص طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے، کیونکہ وہ آن دا ریکارڈ یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں، لیکن آف دا ریکارڈ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم چیزیں منظر اپنی، وہ یہ ان کا یہ خدشہ ہے کہ اصفہان جو ہے وہ افغان بارڈر سے ملتا ہے، افغانستان کے راستے سے، اور تھوڑا بہت آئی تھنک پاکستان کا ایریا بھی اس میں شامل ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ وہ منسلک ہے جی اصفہان کا ایریا۔ تو وہاں تک پہنچنا ہے تو دو ہی راستے ہیں، یا تو پیراشوٹرز کے ذریعے براہ راست اتریں امریکی فوج، اور دوسرا یہ کہ وہ افغانستان کے راستے آئیں، اور افغانستان میں اگر ان کو شیلٹر مل جاتا ہے تو افغانستان سے آئیں اور وہاں سے آ کے اصفہان کی طرف جائیں اور وہاں پہ وہ اپنی کارروائی کریں اور کمانڈو ایکشن کریں جس کو کہتے ہیں۔ اس میں جو خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر افغانستان کو انگیج کیا جاتا ہے، پاکستان اگر انگیج کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ امریکہ اٹھائے گا اور اسرائیل کو اٹھائے گا، اور یہی بات اسلام آباد کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ اس جنگ کو فوری طور پہ بند کریں، اور کیونکہ افغان گورنمنٹ نے بھی چائنا کو، بیجنگ کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور وہ ان ڈیٹیل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ ایران میں بھی چائنا کی بھرپور انویسٹمنٹ ہے اور افغانستان میں بھی انویسٹمنٹ ہے، تو لہٰذا یہ معاملہ بڑا کروشل ہے کہ اگر، کیونکہ ایک کوشش جو ہے یہ جو ایران پہ جو فضائی حملے کیے گئے خاص طور پہ جو پچھلے 48 گھنٹوں میں، اور ان کے فائٹر طیارے آئے، ہیلی کاپٹر آئے، کروز میزائل آئے، تو اس ساری صورتحال میں اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پیراشوٹرز اتارے جائیں گے اور زمینی فوج اتارنے کی کوشش، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں جو امریکن ٹروپس ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، یو اے ای میں موجود ہیں اور بحری بیڑوں میں موجود ہیں، اور وہ گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن کل کی جو اٹیمپٹ ہے وہ کہتے ہیں، تہران کہتا ہے کہ یہ ناکام ہوگی، ہمارا جدید ترین جو دفاعی نظام ہے ہم نے اس کو فعال کیا، اور کل کی صورتحال یہ ہے کہ 160 ٹوٹل جو ہے وہ لیٹسٹ رپورٹ جو آئی ہے اس میں کافی نقصان پہنچایا ہے۔ میرے سامنے یہ ایک موجود ہے جی، نیشنل ایئر ڈیفنس کے جوائنٹ ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے یہ کہا ہے کہ ایرانی فورسز نے کئی جدید لڑاکا طیارے، درجنوں کروز میزائل اور 160 سے زائد ڈرونز جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں، اور یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل 7 ایران میں جو حملے ہوئے ہیں، ایران میں بھی حملے چل رہے ہیں، اس کی طرف بھی آتا ہوں، اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں ٹروپس اتارنے میں ناکامی ہوئی ہے، اور یہ پہلی جو اٹیمپٹ کی گئی وہ ناکام ہو گئی ہے۔ تو اب ذرا پاکستان کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلے 24-48 گھنٹوں میں 2 طیارے، 5 ڈرون اور 2 کروز میزائل جو ہیں یہ ایران نے فارغ کیے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کا جو دفاعی نظام ہے وہ زیادہ فعال، اور اسرائیل کا دفاعی نظام وہ 100% کامیاب نہیں ہو سکا۔ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، CNN کی رپورٹ ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں جو امریکی سفارت خانے کو ہٹ کیا تھا اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور ایک ہی جگہ پہ پہلے ایک ڈرون اور اس نے دیوار میں سوراخ کیا، پھر اسی جگہ پہ دوسرا ڈرون ہوا جی، اور دوسرا سوراخ ہوا اور آگ لگی، اور آدھے دن سے زیادہ آگ لگی رہی، اور اب انہوں نے کہا کہ جو پہلا موقف تھا امریکہ کا وہ درست نہیں تھا، بلکہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے امریکی سفارت خانے۔ دوسرا، سلطان ایئر بیس پہ جو اواکس طیارے اور ریفیولنگ طیارے ان کو بھی نقصان پہنچا تھا، اور اس میں بھی جو امریکہ کا جو دفاعی نظام ہے وہ ان حملوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ اس طریقے سے یہ صورتحال جو ہے یہ کافی ڈینجرس ہے اور کافی مایوس کن ہے، خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے۔ اب ذرا آتے ہیں، ہماری ملٹری ڈپلومیسی جو تھی وہ یہ تھی کہ اب پورا یورپ جو ہے، پورا نیٹو، پورا یورپ، پوری دنیا وہ امریکہ کے اتحادی نہیں ہے، امریکہ اور اسرائیل کے۔ امریکہ اور اسرائیل صرف 2 ملک نظر آتے ہیں جو اس وقت ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی تیسرا ملک شامل نہیں ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل میں 5 ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہوتی ہیں، ان میں سے 4 ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے مخالف ہیں۔ برطانیہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، فرانس ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، چائنا اور رشیا ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، یہ 4 ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نیٹو کا کوئی بھی چھوٹا بڑا ملک ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، تو یہ صورتحال ہے۔ جبکہ دوسری جانب انڈیا جو کہ ان کا اتحادی ہے، اور
क्वाड में शामिल है, लेकिन वो भी बिल्कुल साइलेंट है और वो भी तैयार नहीं है, वो भी अपने आप को न्यूट्रल किया हुआ है, बल्कि उसने ईरान के साथ मामला जो तय किए हुए हैं। दूसरी आबना हुर्मुज़ का मामला है, उसमें भी ईरान के साथ अब दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं बड़े बड़े, वो भी ईरान के साथ बराह रास्त मामला तय कर रहे हैं और बराह रास्त मामला तय करके वो अपना दो तरफा जो है वो बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं उसको इस्तवार कर रहे हैं। इसमें अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ जो ममालिक खड़े हैं वो यूएई है, और यूएई के साथ सऊदी अरब के बारे में इत्तलात आ रही हैं, लेकिन अभी तक उसने ऑफिशियली इसका नहीं किया, लेकिन तरदीद करते रहते हैं। सिर्फ मिडल ईस्ट के ममालिक में से सऊदी अरब और यूएई जो है वो ज़्यादातर वो ये अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हैं, और वो चाहते हैं कि ईरान को सबक सिखाया जाए और ये ईरान के साथ फैसला कुन लड़ाई हो। लेकिन उसमें फैसला कुन लड़ाई में अभी तक जो जंगी माहिरीन हैं, जंग के माहिर, और सिर्फ ये अमरीकी खुद अमेरिका के जो जंगी माहिरीन हैं और जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और जो समझते हैं, वो ये कहते हैं कि ईरान के साथ जो दू बदू लड़ाई जो है वो किसी भी सूरत में ईरान अमेरिका के लिए ना ही कामयाबी लेके आएगी और ख़तरनाक होगी, और ये तवील तरीन जंग होगी। और इसमें अमेरिका की मईशत जो है वो, क्योंकि अमेरिका के साथ कोई भी नहीं है और नेटो नहीं है, यूरोप नहीं है, और जापान नहीं है, मलेशिया नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इस सूरत हाल में सारा खर्चा जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, या फिर वो बिल भेजेंगे सऊदी अरब और यूएई को। और यूएई की मईशत जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है, और उसमें उन्होंने इसीलिए पाकिस्तान से भी पैसे मांगे हैं वापस। तो ये तो मामलात हैं। दूसरा, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे जो पैगाम और जो वाइब्स आ रही हैं, वो यही पाकिस्तान को कहा जा रहा है, क्योंकि हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और अब उसी मिलिट्री चैनल्स को ये कन्वे किया जा रहा है कि आप अफगानिस्तान की जंग फौरी तौर पे बंद करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप फैसला करें, और दूसरा ये कि आपकी सरजमीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए ईरान ने जो इस्लामाबाद में उनकी जो सालसी की कोशिश की जा रही थी और जो मुज़ाकरात होने थे, वो मुज़ाकरात ईरान ने 2 दफ़ा इनकार किया कि वो इस्लामाबाद नहीं आना चाहते, और वो इसलिए क्योंकि एक अमेरिकन एनालिस्ट ने वली नसर ने ये कहा है कि ईरान को शुबा हो गया था कि ईरान की क़यादत को बाहर निकाल कर उनको निशाना बनाया जाएगा, और क्योंकि बहुत कम लोग बचे हैं, सीनियर्स जो हैं उनमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं और कुछ और हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ ही मामलात मुज़ाकरात करने थे, लिहाजा वो तेहरान से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये सूरत हाल चल रही है। इन हालात में हमारे जो फ़ौजी हुक्मरान हैं उनको मेरा ख़्याल है कि चाहिए कि चीज़ों को ज़रा समझ लें, जो उनको सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं और जो मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, और बल्कि उनको ओन करना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ख़ास तौर पे दोस्त ममालिक जो हैं, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हैं, वो जो कुछ कह रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उसके बाद आते हैं पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल के बारे में। तो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल ये है जी कि अवाम जो है वो नक्को नक हो गए हैं, और ख़ास तौर पे ये जो पेट्रोल और डीज़ल जो बिला ज़रूरत बिला वजह जो बढ़ाई गई हैं कीमतें, और उसकी वजह से एक महंगाई का खौफनाक तूफ़ान आया है, और सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो आम आदमी होगा, क्योंकि पेट्रोल जो है वो सरकार को तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, सरकारी अफसरान हैं, पॉलिटिकल अशराफिया है, मिलिट्री अशराफिया है, फौजी और सियासी अशराफिया जो है, और ब्यूरोक्रेसी जो है, पुलिस है, बाकी अफसरान हैं, उनको तो कोई मसला नहीं होना, और उनको तो मुफ्त पेट्रोल मिलता है, मुफ्त डीजल मिलता है, इसलिए उनकी गाड़ियां चलती रहेंगी। और हमारी जो जुडिशरी है, अदलिया, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उनको भी मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, मुफ्त डीजल मिलता रहेगा, और वो मौजें करते रहेंगे। तो मसला किसका है? मसला है आवाम का, मसला है ताजर कारोबारी लोगों का, मसला है किसानों का, और ख़ास तौर पे किसान जो हैं वो मज़ीद पिस जाएंगे इस सारी सूरत हाल में। उसकी वजह यह है कि गंदम की कटाई आ रही है, आगे बुआई आनी है, और उसमें डीजल ही डीजल इस्तेमाल होता है और तो कुछ होता नहीं है। बिजली और डीजल ये दो मामलात हैं। इसके साथ ही जो महंगाई बढ़ चुकी है, एक ही दिन में हज़ार हज़ार, 1200, 1500 रुपये पर हेड किराया बढ़ा दिया गया, वो वापस नहीं होना, वो डीजल है। तो डीजल की कीमतों में कमी नहीं की गई, मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी नहीं की गई, पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है, और जो कि आम आदमी से ज़्यादा
जो है वो ख़ास लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं बड़ी-बड़ी उनको। तो ये सूरत हाल, ये सिचुएशन चल रही है। अवाम जो है, अवाम को कॉल दे दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुतहर्रिक हो गई है। मैं एक उनको ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे मुत्तहिदा अपोज़िशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, वो सारे के सारे इस वक़्त अगर वो कोशिश करें तो पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं और नाजायज़ हुक्मरानों को घर भेज सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर डिले किया गया तो डिले में तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को भी एक कायद चाहिए होता है, एक लीडरशिप चाहिए होती है, एक लाइन ऑफ एक्शन चाहिए होता है, लाइन ऑफ डायरेक्शन चाहिए होती है, तो उसकी तरफ आना चाहिए। और इमरान खान ने 6 महीने पहले कहा था, 6 माह पहले उन्होंने कहा था, वो जेल के अंदर बैठा उसका विजन जो है वो काम कर रहा है, और इसके बावजूद कि उनकी एक आंख ज़ाया की गई और उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इनसे कहीं ज़्यादा आगे। 6 महीने पहले उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जाए, और अगर उसकी तैयारी उससे पहले की जाती भरपूर तरीके से तो अब तक मामला काफ़ी आगे तक जा चुके होते थे। लेकिन अभी भी वक्त है, और पाकिस्तान के अवाम खास तौर पे वो तपे हुए हैं। और जो मेरी बात होती है हर जगह से हर तमाम शहरों में कोई ना कोई दोस्त मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, और अगर ये चिंगारी किसी भी वक्त भी भड़क सकती है। और ख़ास तौर पे इसीलिए शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरबार पे हाजिरियां दी जा रही हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज। और इन हालात में आप देखें कि पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है, मुआशी बहरान का शिकार है, सिक्योरिटी के मामलात हैं। और यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है इनकी? इनकी प्रायोरिटी है 28वीं तरमीम की जाए, मजीद इख्तियारात लिए जाएं और मजीद ताकतवर हुआ जाए, और ये सब कुछ किया जा रहा है। पहले बिलावल भुट्टो गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, अब नून लीग मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गई है, और यकीनन मौलाना मान जाएंगे, क्योंकि अब तक जितने भी मौके आए हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ले दे के करके मामला गिव एंड टेक पे सौदा ही किया है। और उन्होंने अभी भी इस जाली निज़ाम को ना ही अपोज किया और ना ही इस जाली निज़ाम को उन्होंने कोई टफ टाइम दिया, बल्कि वो फैसिलिटेटर के तौर पे अब तक आए हैं। हाँ, थोड़े से नाज नखरे करते हैं, और नाज नखरे करने के बाद वो मैदान में आ जाते हैं और उसको सपोर्ट कर देते हैं। 26वीं गैर आइनी तरमीम के वक्त भी उन्होंने यही किया, और 27वीं गैर आइनी तरमीम के वक्त भी यही किया। आखिर में 4 अप्रैल के दिन की मुनासिबत से 4 अप्रैल 1979 79 में जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सजाए मौत दी गई थी, फांसी दी गई थी, और एक कत्ल के मुकदमे में उनको उलझाया गया। और दुनिया की तारीख में ये पहला मौका था कि दफ़ा 109 मुशावरत के जुर्म में उनको सजाए मौत दे दी गई, मेजर पेनल्टी दे दी गई, और जो कि आज खुद एक खतरनाक काम है। और फिर तकरीबन 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि जनाब ये दुरुस्त नहीं था फैसला, काजी साहब ने फैसला दिया, और काजी फाइज साहब ने अपने लिए फैसला दिया था, और उनको कोई ये नहीं था कि वो इंसाफ पसंद है। उन्होंने कहा था कि शायद मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी और मैं अपनी नौकरी मेरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि सारा जाली निज़ाम उन्होंने कायम किया है, वो भी सहूलतकार थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने को पहले वज़ीर आज़म थे जिनको जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक मरहूम ने फांसी दी थी, और वो इसलिए दी थी कि उन्होंने कहा था कि कब्र एक है और बंदे दो हैं, तो या मैं कब्र में उतरूंगा या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो लिहाजा ताकतवर वो थे और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया था। और ना ही नमाज जनाजा पढ़ने दिया गया, ना ही उनकी फैमिली मेम्बर्स को शिरकत की दी गई। सारा कुछ जो है वो फौजी हुकाम ने किया था, और फौजी हुकाम ने ही फांसी की निगरानी की, वही उनको लेकर गए और उन्होंने उनकी तदफीन की, उन्होंने उनका जनाजा पढ़ाया। तो ये जुल्म भी देखा है, और वो तलखियाँ आज तक ख़त्म नहीं हो सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज तक ख़त्म नहीं हो सकी, भुट्टो आज तक ख़त्म नहीं हो सका, और इमरान खान जो कि जिंदा सलामत है, अल्लाह ताला ने उनको रखा हुआ है, उनको भी कत्ल करने की कोशिश की जा चुकी है। गोलियां उन तक उन्हें मारी गई हैं। 3 अटेम्प्ट्स उनको कत्ल करने की जा चुकी हैं, एक ज़मान पार्क 18 मार्च और दूसरा जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हाजिरी के वक्त, और एक दफ़ा तो बरह रास्त गोलियां भी मारी गई। तो अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा हुआ है। जेल में उन्हें कैद तन्हाई गैर इंसानी सलूक के साथ उनको मारने की कोशिश की गई, उनको ज़िद पहुँचाने की कोशिश की, टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन वो बदस्तूर कायम दायम हैं, वो भी और उनकी पार्टी भी और उनके कारकुनान भी, उनके रहनुमा भी। तो फौजी अदालतें आज भी सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। तो हमारे जो है फौजी क़यादत फील्ड मार्शल साहब ने तारीख से कुछ नहीं सीखा, तारीख से ज़रूर सीखें, और
وہ غلطیاں مت دہرائیں جو کہ ماضی کے ڈکٹیٹرز کرتے رہے ہیں، اس لیے ان کی ہر پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ پاکستان کو آگے بڑھنے دیں، اور اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہیں اور ان کا جعلی نظام ہے، جعلی حکمران ہیں، اور وہ راستہ چھوڑیں اور پاکستان کے عوام کو اپنا فیصلہ کرنے دیں، اور ایک صاف شفاف انتخابات ہوں، اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت آگے بڑھ سکے، پاکستان آگے بڑھ سکے، اور وہ مضبوط حکومت جو ہے وہی جو ہے وہ سفارتکاری کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، اپنی ڈیٹرنس کے ذریعے وہ مذاکرات کرے اور وہی آگے لے کر چلے اور ان کرائسس سے نکلنے کی کوشش کرے۔ اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر تاریخ جو ہے وہ بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو تاریخ کھا چکی ہے اور انتقام لے چکی ہے، قدرت بھی۔ تو پھر قدرت کا انتقام بہت بھیانک بھی ہوتا ہے اور پھر ریورسیبل ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔